औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। ये एक्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स को रोकने के लिए बनाया गया। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स से मुराद ऐसे तमाम क्राइम्स जो इंटरनेट पर होते हैं, आपके डाटा को लेकर, आपके पर्सनल आईडीज़ को लेकर, और कुछ भी आपका डाटा या कुछ इस तरह की चीज़ें जो पर्सनल आइडेंटिटी आपकी कहलाती हैं, उनको अगर फैच करने की कोशिश की जाए या हैक करने की कोशिश की जाए, तो किसी भी मुल्क में ये एक्टिविटी की जाए तो उसके कवानीन लागू होते हैं। तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स को काबू पाने के लिए कई एक्ट मौजूद हैं। तो उनमें से एक एक्ट हमारा ये है जो कि ख़ास अहमियत रखता है, द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। अगर इसके इन्फोर्समेंट की बात की जाए तो ये 19 अगस्त 2016 में इन्फोर्स हुआ। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं। वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्ट्स with respect to information systems and provide for related offences as well as mechanisms for their investigation, prosecution, trial and international cooperation with respect thereof and for matters connected therewith or ancillary thereto। अब अगर इसका ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो इसमें इसका सबसे पहला एलिमेंट जो इसके ऑब्जेक्टिव का है वो ये है कि प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो इस पे गौर करना बेहद ज़रूरी होता है कि एलिमेंट्स बेसिकली किसी डेफिनेशन या किसी जो ऑब्जेक्टिव्स की लाइंस होती हैं उनके क्या होते हैं। एंड प्रोवाइड फॉर रिलेटेड ऑफेंसेस एज वेल एज मैकेनिज्म फॉर देयर इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, ट्रायल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन विद रिस्पेक्ट देयरऑफ। यानी कि एक तो ये अनऑथोराइज्ड एक्ट्स को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है, इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड जो हो सकते हैं। दूसरा, ऑफेंसेस को नोटिट करवाने के लिए, उसके नोटिस में लाने के लिए कि ऑफेंसेस कौन कौन से एक्ट्स इस तरह के जो ऑफेंसेस में आते हैं, और बाकायदा तौर पर ये मैकेनिज़्म भी फ्राहम करता है इन्वेस्टिगेशन का, फिर उसकी प्रोसिक्यूशन, ट्रायल किस तरह से होगा, और इन ऑफेंसेस पर काबू पाने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन किस तरह से किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका चैप्टर नंबर 1 जो है प्रिलिमिनरी से स्टार्ट होता है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। अगर इसकी एक्सटेंशन की बात की जाए तो ये एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। इट शैल अप्लाई टू एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान वेयर एवर ही मे बी and also to every other person for the time being in Pakistan। तो यहाँ पर जो वर्ड है वो शेल का यूज़ हुआ है, जिसके मतलब ये है कि ये एक एक्सक्लूसिव क्लॉज है, और ये शेल के ज़ुमरा में, यानी कि किसी चीज़ को ज़रूर उस पर लागू होने के मानी में आता है कि ये सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान वो कहीं भी हो उसके ऊपर लागू होगा, और अगर कोई और शख्स जो कि पाकिस्तान में मौजूद है उसके ऊपर भी ये लागू होगा। इट शैल आल्सो अप्लाई टू एनी एक्ट कमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान बाय एनी पर्सन इफ़ द एक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एंड अफेक्ट्स अ पर्सन, प्रॉपर्टी, इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा लोकेटेड इन पाकिस्तान। अब दूसरी सूरत ये है कि ये एक्ट जो है आउटसाइड पाकिस्तान भी इन्फोर्स हो सकता है, एप्लीकेबल है। वो किस सूरत हाल में, जब कोई ऐसी ऑफेंस की जाए किसी शख्स की तरफ से जो कि इन्फ्रिंज करे या इफ़ेक्ट करे पर्सन को, प्रॉपर्टी या इंफॉर्मेशन सिस्टम या ऐसा डाटा जो कि पाकिस्तान से इंटरलिंक्ड हो या पाकिस्तान में लोकेटेड हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, प्रॉपर्टी हो या इंफॉर्मेशन सिस्टम या कोई डाटा जिसके बारे में पता चल रहा हो कि पाकिस्तान की तरफ से है या पाकिस्तान में लोकेटेड है, तो भी कोई भी ऑफेंस इस नवैयत की हुई होगी तो भी इसके अंडर आएगी। अब इसका सेकंड पार्ट जो कि डेफिनेशंस, अमूमन हर एक्ट के जो सेक्शन 2 होता है नॉर्मली वो डेफिनेशन से रिलेटेड ही होता है, तो इसी तरह जो इसका है वो भी डेफिनेशन से रिलेटेड है। सो इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो एक्ट की है
कि कौन से एक्ट का जो वर्ड यूज़ होगा इस एक्ट के अंदर, तो उससे क्या मुराद होगी। इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ एक्ट्स और ओमिशंस कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। नंबर 2, causing an act to be done by a person either directly or through an automated information system or automated mechanism or self-executing adaptive or autonomous device, and whether having temporary and permanent impact। अब सबसे पहले एक्ट की डेफिनेशन थी, तो इसके अंदर एक्ट से मुराद हर तरह के एक्ट्स और ओमिशन का मतलब है वो काम करना या ऐसे काम ना करना, ओमिशन से मुराद जिनका करने का कहा गया हो तो वो कॉन्ट्ररी हैं, बरअक्स हैं इस प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट के, तो वो इस ज़िम्रे में आते हैं। दूसरी तरह के वो एक्ट जो कि बेशक डायरेक्टली हों, यानी किसी ह्यूमन की तरफ से किए गए हों या किसी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, वो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग भी हो सकते हैं, एडोप्टिव भी हो सकते हैं, या ऑटोनोमस का मतलब ऐसे डिवाइसेस जिनके नाम जो हैं वो शामिल ना किए गए हों या उनका इजहार ना किया गया हो, मुख्फी तौर पर उनको यूज़ किया जाता हो। तो इस तरह के तरीक़ेकार से भी अगर एक्ट किए जाते हैं तो वो भी इस डेफिनेशन में फॉल करते हैं। नंबर 2 पे जो डेफिनेशन आती है वो असेस टू डाटा, कि इस एक्सप्रेशन से क्या मुराद है। मीन्स गेनिंग कंट्रोल और एबिलिटी टू यूज़, कॉपी, modify or delete any data held in or generated by any device or information system। अब access to data की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो इस एक्ट के मुतालिक इसमें इस तरह से एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है, उसके डिफ़ाइन किया गया है कि access to data से मुराद आप कंट्रोल हासिल करते हैं या आप इस तरह से किसी डाटा को कॉपी, मॉडिफाई या डिलीट करते हैं, या किसी डिवाइस के थ्रू उसका इस्तेमाल इस तरीके से किए गए हैं जो कि मना किया गया है। तो इसमें एक्सप्रेशंस नोट किए जा सकते हैं कि कौन कौन से इस तरह के एक्ट्स हैं जो कि आपको इख्तियार नहीं है लेकिन आप करते हैं, जिसमें कॉपी करना, किसी डाटा को मॉडिफाई करना, उसे डिलीट करना, और डाटा हेल्ड इन और जनरेटेड बाय एनी डिवाइस और इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। मीन्स गेनिंग कंट्रोल और एबिलिटी टू यूज़ एनी पार्ट और होल ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम वेदर और नॉट थ्रू इन्फ्रिंजिंग एनी सिक्योरिटी मेजर। अब एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो एक्सप्रेशन है उससे मुराद इस एक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक ये है कि आपने कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की है या आप कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, चाहे वो इसका कोई पार्ट है उस इंफॉर्मेशन का या वो पूरी इंफॉर्मेशन हो, चाहे आप उसको इन्फ्रिंज कर रहे हैं या उसकी इन्फ्रिंजमेंट किसी सिक्योरिटी मेजर में आती है या नहीं आती, तो भी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन में फॉल करता है। अब इस डेफिनेशन, अब अथॉरिटी की डेफिनेशन भी इस एक्ट में फॉल करती है, तो इस एक्ट के मुताबिक अथॉरिटी से क्या मुराद है। अथॉरिटी मीन्स द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी established under the Pakistan Telecommunication Reorganization Act 1996। नेक्स्ट डेफिनेशन 5 नंबर पे जो आती है वो है ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन मीन्स ऑथोराइजेशन बाय लॉ or by the person empowered to make such authorization under the law। अब ऑथोराइजेशन की डेफिनेशन इसमें आई है, तो ऑथोराइजेशन से क्या मुराद है। कहते हैं कोई भी चीज़ जो कि ऑथोराइज्ड की हो बाय लॉ और एक ऐसे शख्स की तरफ से जिसके इख्तियारात में है कि वो इसे एम्पावर कर सकता है या उसे किसी और को अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट वेयर एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा इज़ अवेलेबल for open access by the general public, access to or transmission of such information system or data shall be deemed to be authorized for the purpose of this act। authorized officer
means an officer of investigation agency authorized to perform any function on behalf of the investigation agency by or under this act। ऑथोराइज्ड ऑफिसर की डेफिनेशन बताई गई है और ये अथॉरिटी जो कि ऑथोराइज्ड ऑफिसर का वर्ड यूज़ हो रहा है, ये अथॉरिटी दी है इस एक्ट ने, या फिर वो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी हो सकती है। तो ऑथोराइज्ड ऑफिसर से मुराद कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है जिसको इस एक्ट के थ्रू अथॉरिटी दी गई हो, या इंफॉर्मेशन एजेंसी या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी हो सकती है। अब जो कोर्ट की डेफिनेशन फॉल करती है इस एक्ट के अंदर, उससे क्या मुराद है? उससे मुराद है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। कंटेंट डाटा। कंटेंट डाटा मीन्स एनी representation of act, information or concept for processing in an information system including source code or a program suitable to cause an information system to perform a function। कंटेंट डाटा की डेफिनेशन इसके अंदर मौजूद है और इससे मुराद डाटा से मुराद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, इंफॉर्मेशन और कंसेप्ट फॉर प्रोसेसिंग in an information system including source code or a program suitable to cause an information system to perform a function। ये डाटा से मुराद कौन कौन सी चीज़ें हैं? किसी भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट का होना, कोई भी इंफॉर्मेशन देना, कोई कंसेप्ट जो कि डील करता हो इंफॉर्मेशन सिस्टम से, कोई सोर्स कोड जो कि कोडिंग की लैंग्वेज में होते हैं सोर्सेज, और कोई प्रोग्राम जिसका जो कि मुहित हो या मुश्तमिल हो किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोवाइड करने से रिलेटेड। तो ये तमाम चीज़ें डाटा के अंदर शामिल होती हैं। अब इसके अंदर डेफिनेशन आती है कोर्ट की कि इस एक्ट के अंडर कोर्ट से मुराद कौन सी कोर्ट है? तो कोर्ट मीन्स द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन डिज़ाइंड अंडर दिस एक्ट। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर means critical elements of infrastructure, namely assets, facilities, systems, networks or processes, the loss or compromise of which could result in major detrimental impact on the availability, integrity or delivery of essential services, including those services whose integrity if compromised could result in significant loss of life or casualties, taking into account significant economic or social impacts। Significant impact on national security, national defense or functioning of the state, provided that the government may designate any private or government infrastructure in accordance with the objectives of subjects paragraph number 1 and 2 above as critical infrastructure as may be prescribed under this act। अब इसके अंदर जो डेफिनेशन आ रही है, मेजर डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द अवेलेबिलिटी, integrity or delivery of essential services including those services whose integrity if compromised could result in significant loss। कि मेजर डिटरमेंटल इम्पैक्ट से क्या मुराद है? इस एक्सप्रेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि हम इसके अंदर ऐसी चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं कि अगर उन चीज़ों का लॉस हो जाए तो बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं जो कि हमारे मुल्क के इकनॉमिक सोशल इम्पैक्ट्स को मुतासर कर सकती हैं, जो इंटेग्रिटी और डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज को मुतासर कर सकती हैं। इस वजह से इस एक्सप्रेशन का मतलब यही है कि मेजर डिटरमेंटल इम्पैक्ट ऑन अवेलेबिलिटी, किसी चीज़ के होने पर या उसके दस्तयाबी पर उसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डिफेंस और फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट, मुल्की सालमियत के ऊपर भी इसके नुकसानात मरतब हो सकते हैं, वो चीज़ें भी इसके अंदर शामिल हैं। प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट में डेजिग्नेट एनी प्राइवेट और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सब
paragraph number 1 and 2 above as critical infrastructure as may be prescribed under this act। यानी कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट अगर चाहे तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो ऐड कर सकती है। दोनों के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इसके अंदर शामिल हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा मीन्स एन इंफॉर्मेशन सिस्टम program or data that supports or performs a function with respect to critical infrastructure। अब ये डेफिनेशन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है इस एक्ट में, क्योंकि इस एक वर्ड से जो है हमारे मुल्क की सोशल वेलफेयर, उसकी पॉलिटिकल वेलफेयर, उसके डिफेंस से रिलेटेड मामलात को जोड़ा गया है, यानी कि जिसे हम कहते हैं हसास नवैयत के मामलात, तो उसी को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मानी में लिया गया है। तो इसलिए ये जो है ख़तरा हमेशा रहता है कि अगर इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस ना बनाए जाएं तो मुल्क के इन तमाम पहलुओं को मुतासर किया जा सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डैमेज टू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स एनी अनऑथोराइज्ड चेंज इन द ऑर्डिनरी वर्किंग ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इम्पेयर्स इट्स परफॉर्मेंस, access, output or change in location whether temporary or permanent and with or without causing any change in the system। अब डैमेज टू इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुराद ये है कि किसी किस्म की अनऑथोराइज्ड चेंज, यानी कि जिसके बारे में अथॉरिटी ना दी गई हो किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को या किसी ह्यूमन बीइंग को कि वो ये अथॉरिटी हासिल करे या असेस हासिल करे, वो किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को अम्पेयर्स करने के लिए, उसे परफॉर्मेंस उसकी देने के लिए, उस तक एक्सेस हासिल करने के लिए या कोई आउटपुट हासिल करने के लिए या उसकी लोकेशन में चेंज के लिए यूज़ करता है। यानी कि कोई भी शख्स ऐसा काम करता है किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेकर जिसके लिए वो ऑथोराइज्ड नहीं है, तो एक तो उसका जो है एक्टिविटी वो अनऑथोराइज्ड होगी, चाहे वो इसे टेम्पररी एक्ट करे या फिर परमानेंटली। और इससे बेशक किसी किस्म का कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम में चेंज आए या ना आए, लेकिन उसका असेस ही अगर अनऑथोराइज्ड है तो वो भी एक ऑफेंस होगा। डेफिनेशन ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इज़ इंक्लूड्स कंटेंट डाटा एंड ट्रैफिक डाटा। अब इसके इस एक्ट के थ्रू जो डाटा की डेफिनेशन है उसके अंदर कंटेंट डाटा और ट्रैफिक डाटा दोनों तरह के डाटा इसके अंदर शामिल हैं। डेफिनेशन ऑफ डाटा डैमेज मींस अल्ट्रेशन, डिलीशन, डेटरियोरेशन, रीलोकेशन, सप्रेशन ऑफ डाटा और मेकिंग डाटा टेम्पररी और परमानेंटली अनअवेलेबल। यानी कि अब डाटा डैमेज से मुराद ये तमाम एक्सप्रेशन जो है इसके अंदर अगर मौजूद हों तो वो डाटा डैमेज के ज़िम्मे में आएगा। डेफिनेशन ऑफ डिवाइस, फिज़िकल डिवाइस और आर्टिकल, एनी इलेक्ट्रॉनिक और वर्चुअल टूल दैट इज़ नॉट इन फिज़िकल फॉर्म, a password, access code or similar data in electronic or other form by which the whole or any part of an information system is capable of being accessed, automated, self-executing, adaptive or autonomous devices, programs or information systems। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर इतनी डेफिनेशंस इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट की डिफ़ाइन की गई। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद डेफिनेशंस को डिफ़ाइन किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।